हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आतिफा और ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका की। आज का हमारा यह आर्टिकल जीएस पेपर 1 के भारतीय इतिहास खंड से जुड़ा है और संघ लोक सेवा आयोग और अन्य राज्य सेवाओं के लिए ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। इस साल हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। हर साल हम आज़ादी का जश्न बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन ये जश्न उन वीर योद्धाओं को याद किए बिना अधूरा ही है जिनकी वजह से हमने ये आज़ादी पाई। मंगल पांडे, तात्या टोपे, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाल बाल पाल आदि आज़ादी की लड़ाई का जिक्र करते समय ये नाम बरबस ही हमारी जुबां पर आ जाते हैं। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बिना अधूरा ही है। स्वतंत्र भारत के संघर्ष में महिलाओं के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कई साहसी महिलाओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। कई महिलाएं सड़कों पर उतरी, जुलूसों का नेतृत्व किया, प्रदर्शन किए। गजब के साहस और प्रखर देशभक्ति भावना की धनी इन महिलाओं के योगदान का जिक्र किए बिना हम आजादी के इतिहास की किताब नहीं लिख सकते। इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति की सराहना की और कई महिला स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लेते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली आदि ऐसे तमाम नाम हैं जिनका जिक्र आजादी की लड़ाई में देखने को मिल जाता है। लेकिन कई नाम ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। तो आज के आर्टिकल में हम इन्हीं महिलाओं से आपको रूबरू कराएंगे। शुरुआत 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में महिलाओं की भागीदारी से करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा इतिहास हमारे देश की सैकड़ों हजारों महिलाओं की वीरता, बलिदान और राजनीतिक दूरदर्शिता की गाथा से भरा पड़ा है। 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले ही देश के कोने कोने से लोगों ने छिटपुट तरीके से अंग्रेजों और उनकी ज्यादतियों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था। रानी वेलु नचियार तमिल ओरिजिन की पहली महिला क्वीन के साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी। तमिलनाडु की झांसी रानी के नाम से जानी जाने वाली रानी वेलु नचियार का जन्म 1730 ईस्वी में राजा सेला मुथु सेतुपति और रानी सकंधी मुथल के यहाँ हुआ था। इनका विवाह शिवगंगई के राजा मुथुवदुगनाथ पेरिया उदय थेवर के साथ हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध में अपने पति के मारे जाने के बाद रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। गोपाल नायक और हैदर अली के साथ गठबंधन के साथ 1780 में रानी वेलु नचियार ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल की और इस तरह वो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ने वाली पहली रानी बनी। बात 1817 की है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना तेजी से विस्तार कर रही थी। तब भीमाबाई होलकर नामक महिला ने बड़ी बहादुरी के साथ ब्रिटिश कर्नल मेलकम के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें छापामार युद्ध में हराया। कर्नाटक के कित्तूर के राजा मल की विधवा रानी चेन्नम्मा ने 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआती सफलता हासिल की। इसके अलावा रामगढ़ की रानी, रानी जिंदन कौर, रानी तासेबाई, बैजाबाई, चौहान रानी, तपस्विनी महारानी आदि ऐसे कुछ अनसुने नाम हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। चलिए अब बात करते हैं 1857 की क्रांति में योगदान देने वाली महिलाओं की। तो 1857 की क्रांति भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला आम संघर्ष था। विद्रोह की आग तब मेरठ छावनी से भड़कनी शुरू हुई जब भारतीय सैनिकों को गाय और सुअर की चर्बी से ढके कारतूस दिए गए और इन कारतूसों को दांतों से खींचने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना ने भारतीय वर्गों को व्यापक तौर पर क्रोधित किया। इस लड़ाई में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की महान नायिका थीं। 1828 में वाराणसी में मणिकर्णिका तांबे के रूप में जन्मी रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन में ही अपनी मां भागीरथी सप्रे को खो दिया था। उनके पिता मोरूपंत तांबे ने ही उनका पालन पोषण किया।
जो बिठूर में पेशवा के दरबार में काम करते थे। महज 14 साल की ही उम्र में उनकी शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हो गई। 1853 में महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया था, जिसके बाद उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी बनाया गया। ये वो समय था जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत सिद्धांत के जरिए देश के विभिन्न रियासतों को ब्रिटिश हुकूमत में मिलाना चाहता था। झांसी को कमजोर पड़ता देख डलहौजी ने इसे भी हड़पने की कोशिश की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की "मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी" की गूंज ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ऐसे ही नहीं अपनी कविताओं में उन्हें जगह दी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। अब बात महारानी लक्ष्मीबाई की सेनापति झलकारी बाई की कर लेते हैं। देखने में हूबहू रानी जैसी झलकारी बाई ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ सूझबूझ का परिचय दिया। रानी को सैनिकों और उनके पुत्र सहित महल से बाहर निकलने में मदद करने के लिए झलकारी बाई रानी का वेश धारण कर युद्ध में उतरी और अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी। युद्ध में झलकारी बाई को कई चोटें आईं। अंग्रेजों ने झलकारी को रानी समझकर बंदी बना लिया और इस तरह घायल झलकारी वीरगति को प्राप्त हुई। झांसी से कुछ ही दूरी पर है लखनऊ, जहां से क्रांति का बीड़ा भी एक महिला ने उठाया हुआ था। फैजाबाद में जन्मी बेगम हजरत महल उन चंद महिलाओं में से एक थी जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को चुनौती दी थी। उनका निकाह अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह से हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया था और वाजिद अली शाह को निर्वासित कर उन्हें कलकत्ता भेज दिया। लेकिन बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजीस कद्र के साथ लखनऊ में ही रहने का निर्णय लिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया। 25 फरवरी 1857 को वो एक हाथी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में पहुंच गईं। अंग्रेजी सेना और बेगम की फौज के बीच हुए युद्ध में अंग्रेज जीत गए। इन विपरीत परिस्थितियों में अपने बेटे के साथ उन्हें नेपाल जाना पड़ा और यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। काठमांडू में ही बेगम हजरत महल की कब्र है। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह 1857 की क्रांति तक महिलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दिया। हालांकि 1857 की क्रांति से लेकर 1885 तक महिलाओं की सक्रियता कम रही, लेकिन 1885 में कांग्रेस के गठन के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में महिला भागीदारी फिर बढ़ने लगी। आगे हम 1885 से लेकर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली महिलाओं पर बात करेंगे। इस दौर में महिलाएं दो धाराओं में हिस्सा ले रही थीं, कांग्रेस के साथ और कांग्रेस से इतर। तो पहले हम स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के साथ महिलाओं की भागीदारी को देखेंगे। तो पहले बात आयरिश महिला एनी बेसेंट की करते हैं। 1916 में मद्रास में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके अलावा उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। वो 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष भी रहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली वो पहली महिला अध्यक्ष थीं। उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इसके अलावा उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की भी स्थापना की। वह 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष भी रहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली वो पहली महिला अध्यक्ष थीं। उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। एनी बेसेंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कट्टर समर्थक थीं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। वहीं कांग्रेस की सदस्य राजकुमारी अमृत कौर 1919 से गांधी जी की करीबी अनुयायी रहीं। उन्होंने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वो स्वतंत्र भारत में पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी। वो भारतीय बाल कल्याण परिषद की संस्थापक अध्यक्ष रहीं और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के संस्थापक सदस्य भी थीं। अब बात इंदिरा गांधी की करते हैं। 19 नवंबर 1917 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर जन्मी इंदिरा गांधी शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहीं। बचपन में उन्होंने बाल चरखा संघ की स्थापना की। इसके अलावा असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए 1930 में बच्चों के सहयोग से वानर सेना का निर्माण किया। 1938 में वे कांग्रेस में शामिल हुईं। 1942 में अंग्रेजों ने उन्हें 13 महीने के लिए जेल में डाल दिया।
वो भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी। भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानियों में सरोजिनी नायडू और उनकी बेटी पद्मजा नायडू का गौरवमय स्थान रहा है। आजादी की लड़ाई के दौरान सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं को जागरूक करने का काम किया, जबकि 21 साल की उम्र में पद्मजा नायडू हैदराबाद की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संयुक्त संस्थापक बनी। उन्होंने लोगों में खादी के उपयोग का संदेश फैलाया और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। भारत कोकिला के नाम से जानी जाने वाली सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रहीं। वो गांधी जी के अहिंसा आंदोलन की पुरजोर समर्थक रहीं। जब 1930 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, तब सरोजिनी नायडू ने उनके आंदोलन की कमान संभाली थी। 1931 में गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ उन्होंने दूसरे गोलमेज शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वो 1932 में कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहीं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें और उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। आजादी के बाद सरोजिनी नायडू किसी भारतीय राज्य यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, जबकि पद्मजा पश्चिम बंगाल की राज्यपाल बनी। अब बात करें सुचेता कृपलानी की, तो सुचेता कृपलानी समाजवादी रुझानों वाली राष्ट्रवादी महिला थीं। वो जयप्रकाश नारायण की करीबी सहयोगी थी, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा के सत्र में उन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया था। वो 1946 में संविधान सभा की सदस्य रहीं। आजादी के बाद 1958 से 1960 तक वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव और 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। वहीं मैंगलोर में जन्मी कमला देवी चट्टोपाध्याय मद्रास प्रांतीय चुनावों में भारत में एक विधायी सीट के लिए लड़ने वाली पहली महिला थीं। कमला देवी ने राजनीतिक सुधारों और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई। वो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई और 1 साल के भीतर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए चुनी गयीं। उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं से पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करने की अपील की। उन्होंने दांडी मार्च में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को मनाने का प्रयास किया था। महात्मा गांधी ने बंबई में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए 7 सदस्यों वाली एक टीम बनाई। इस टीम में कमला देवी और अवंतिका बाई गोखले भी शामिल थीं। इसके बाद कमला देवी सेवा दल में शामिल हो गईं। दांडी मार्च के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर नमक कानून तोड़ा। इससे कांग्रेस पार्टी में, भारतीय राजनीति में और आजादी के बाद भी महिलाओं की भूमिका में कई सकारात्मक बदलाव आए। कुछ महिलाएं ऐसी थीं जो प्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस से नहीं जुड़ी थीं, लेकिन उनके परिवार के सदस्य कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे। जैसे महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी गांधी जी के कार्यक्रमों के प्रमुख समर्थकों में से एक थीं। वो ट्रांसवाल में कैद होने वाली महिलाओं में से एक थीं। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूना में कैद के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। नेहरू परिवार की भी कई महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहीं। जैसे जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू ने 1916 में विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए 1932, 1941 और 1942 में उन्हें 3 बार गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र की पहली बैठक के दौरान भारत के प्रतिनिधि के रूप में एक अहम भूमिका निभाई। वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी थी। तो ये तो रही बात कांग्रेस के साथ महिला भागीदारी की। चलिए अब हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई में कांग्रेस से इतर महिला भागीदारी की। तो ऐसी कई महिलाएं रहीं जो सीधे तौर पर कांग्रेस से जुड़ी नहीं रहीं, या फिर यूं कहें जिनका कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इनमें एक बड़ा नाम दुर्गावती देवी का लिया जाता है। दुर्गा भाभी और भारत की अग्नि के रूप में जानी जाने वाली दुर्गा देवी पर भगत सिंह, अशफाकुल्लाह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों का खासा प्रभाव था। उन्होंने 1928 में सॉन्डर्स की हत्या के बाद लाहौर से भगत सिंह के भागने में मदद की। दुर्गा ने भगत सिंह के साथ कई क्रांतिकारियों से मुलाकात की और बम बनाना सीखा। उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मिली फांसी की सजा का खुलकर विरोध किया। भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए उन्होंने अपने गहने तक बेच डाले थे। भगत सिंह को जेल से बाहर निकालने में उनके पति भगवती चरण वोहरा की भूमिका भी अहम रही।
दोनों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के सदस्य रहे हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का बदला लेने के लिए दुर्गा ने क्रांतिकारियों के कट्टर दुश्मन और पंजाब के पूर्व गवर्नर लॉर्ड हेली को मारने का फैसला किया। इसमें लॉर्ड हेली बच गए थे, लेकिन उनके सहयोगी मारे गए। इसके लिए दुर्गावती को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। अब एक और महिला क्रांतिकारी जो है अरुणा आसिफ अली, उनकी बात करें तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और हजारों युवाओं की प्रेरणा स्रोत बन गयी। वो भारत छोड़ो आंदोलन में हर समय सक्रिय रहीं और गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गई थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मासिक पत्रिका इनकलाब का संपादन भी किया। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। इनके अलावा कल्पना दत्ता और प्रीतिलता वाद्देदार 2 ऐसी क्रांतिकारी महिलाएं थीं जो सूर्यसेन के क्रांतिकारी विचारों से बेहद प्रभावित थीं। सूर्यसेन ने चटगांव में हमले की योजना बनाई थी, जिसमें दोनों महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इनके अलावा रेंगमा जनजाति से संबंधित मणिपुर की एक नागा राष्ट्रवादी महिला रानी गेडिनलियू ने अंग्रेजों के खिलाफ नागा राष्ट्रवादियों के आंदोलन को संभाला था। उनका आंदोलन मणिपुर से विदेशियों को बाहर निकालने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सक्रिय था। 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो 1933 से 1947 तक जेल में रहीं और उन्होंने गुवाहाटी, शिलोंग, आइजोल और तुरा जेलों में समय बिताया। पंडित नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि से नवाजा था। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा प्रकाशित एक लेख में उन्हें पहाड़ों की बेटी के रूप में वर्णित किया गया था। चलिए अब बात उषा मेहता की करते हैं। 25 मार्च 1920 को गुजरात के सरस गांव में जन्मी उषा मेहता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। 14 अगस्त 1942 को उषा और उनके कुछ करीबी सहयोगियों ने भूमिगत रहकर कांग्रेस का गुप्त रेडियो शुरू किया था, जिसका पहला प्रसारण 27 अगस्त 1942 को किया गया। बिना सेंसर वाली खबरें और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित अन्य सूचनाएं फैलाने के लिए उन्हें 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई और पुणे की यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। जब देश के भीतर महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन का बीड़ा संभाले हुए थी, तो वहीं एक ऐसी महिला भी थी जिन्होंने देश के बाहर राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाए रखने का काम किया। ये थी मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा विदेश में पहली बार भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में ये झंडा फहराया था। अपने क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने वंदे मातरम पत्रिका शुरू की थी। उन्होंने कई देशों की यात्राएं की और वहां के लोगों को आजादी के लिए भारतीयों के संघर्ष के बारे में बताया। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत माता की पहली सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में भी जाना जाता है। भारत की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली सैकड़ों और हजारों भारतीय महिलाओं के अलावा कई विदेशी महिलाएं भी थीं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौर में भारत में किसी न किसी तरीके से अपना योगदान दिया था। इनमें एक नाम आता है मार्गरेट नोबल का। मार्गरेट नोबल एक आयरिश महिला सिस्टर निवेदिता के नाम से स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भारत आईं। उन्होंने 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी किया। इनके अलावा पेरिस में जन्मी मीरा अल्फोंस 1914 में भारत आईं और श्री अरबिंदो से मिली। उन्होंने भारत की सदियों पुरानी विरासत और संस्कृति को समृद्ध करने में भी योगदान दिया था। अब बात करते हैं मीराबेन और सरलाबेन की, जिनके नाम से तो हम सभी परिचित ही हैं। इंग्लैंड में मेडेलिन स्लेट के रूप में जन्मी मीराबेन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ गई थी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुधारों के लिए अग्रणी कार्य किया, जबकि कैथरीन के रूप में जन्मी सरलाबेन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने उत्तराखंड के कौसानी में अनासक्ति आश्रम की स्थापना की। उन्होंने रिवाइविंग आवर डाइंग प्लैनेट नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये तो रही बात स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली महिलाओं की। इनमें हमने उन कुछ महिलाओं का ही जिक्र किया है जिन्होंने फ्रंट फुट पर आकर आजादी की लड़ाई का दस्ता संभाला, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से राष्ट्र प्रेम का उदाहरण पेश किया था। तो ऐसे में आइए अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास आजादी के लिए भारतीयों के संघर्ष की एक अद्भुत गाथा है। ये युद्ध महज राजनीतिक अधिकारों के लिए नहीं लड़ा गया था,
बल्कि विदेशी शासन के दमन से मुक्ति पाने का ये एक सशक्त जरिया भी था। इस आंदोलन से देश के कोने कोने में संघर्ष की भावना लोगों के दिलो दिमाग में घर कर गई थी। देश के सभी हिस्सों से लोग जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म आदि से ऊपर उठकर इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। राष्ट्रीय वीरता की इस बेजोड़ गाथा में महिला स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या अनगिनत है। इनके देश प्रेम और राष्ट्रवादी विचारों को कुछ शब्दों में समेटना मुमकिन नहीं है। ऐसे तमाम नाम हैं जिन्होंने फ्रंट फुट पर आकर विद्रोह की कमान तो नहीं संभाली, लेकिन बैकफुट से ही कई स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन किया। गांधी जी ने इन महिला योद्धाओं की सराहना करते हुए यूं ही नहीं लिखा था कि जब जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा जाएगा, तब तब भारत की महिलाओं द्वारा दिए गए बलिदान को सर्वप्रथम स्थान दिया जाएगा। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो प्रश्न है, कांग्रेस के निर्माण से लेकर आजादी तक स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस से जुड़ी महिलाओं की भागीदारी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।